नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपकी कनिष्ठ सहायक और स्टेनो हाई कोर्ट में ये वैकेंसी निकाली है, जिसका पेपर आपका आगामी 23 अगस्त को होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग देखिए आपके PY की सीरीज़ चला रहे हैं और पुराने जो आपके हाई कोर्ट के 2 पेपर हुए हैं उनकी सीरीज़ हमने आपको दे दी है। साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लास दे दी है हमने, और उससे संबंधित ये जो पेपर होने वाला आपका 23 अगस्त को, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं वो सभी हम आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट कोई भी वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। फिलहाल देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है PYQ सीरीज में ऐड होगी आपकी। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपका कोरिलेट करके और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आप सभी लोगों के, उन सभी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप सभी लोग जरूर देखिएगा स्टार्टिंग से आज की इस वीडियो को। देखिए, मैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ, ताकि ठीक हो गया। देखिए, सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है आपका, वह है आपका विधवा पुनर्विवाह का 19वीं शताब्दी में कौन सबसे बड़ा समर्थक था। सबसे पहला जो है आपका इसका राइट आंसर होने वाला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर हैं वो विधवा पुनर्विवाह का 19वीं शताब्दी में सबसे बड़े समर्थक थे। इन्होंने क्या था कि देखिए, प्राचीन हिंदू शास्त्रों का हवाला देते हुए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, और उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही जो ब्रिटिश सरकार है उसने 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कर लिया था। बात कर लेते हैं देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। देखिए, ये एक महान विद्वान और सुधारक थे। 1850 में इन्होंने संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य भी बने थे 1850 के टाइम पे। और इन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए संस्कृत कॉलेज भी इन्होंने खोला था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे, क्योंकि देखिए, मैं ये जो भी क्वेश्चन है उनके साथ साथ अन्य फैक्ट भी आपको पूरी जानकारी दूंगा इन सभी पे, तो आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय नरेशों का मुख्य सलाहकार कौन था। तो ये मुख्य सलाहकार था आपका रसब्रुक विलियम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, 1890 में किसने पूना में शारदा सदन की स्थापना करी थी। तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पंडिता रमाबाई। देखिए, पंडिता रमाबाई के द्वारा 1890 में पूना में शारदा सदन की स्थापना करी गई। और पंडिता जो रमाबाई है ये पहली महिला थी जिन्होंने सरस्वती और संस्कृत के रूप में पंडिता की इनको उपाधि दी गई थी। पहली महिला थी जिनको ये उपाधियाँ दी गई थी। उसके साथ साथ देखिए, जो पंडिता जो रमाबाई ने स्त्री धर्म नीति लिखी, जिसे भारत में पहला नारीवाद लेखक भी माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम 1882 के टाइम पे। देखिए, 1882 में प्रकाशित स्त्री धर्म नीति में महिलाओं के लिए नैतिकता का समावेश भी किया आपका पंडिता रमाबाई के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष किया गया था। तो ये था आपका 1848, ऑप्शन नंबर ए, और 1848 से लेकर 1849 तक आपका ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था जिसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दिशा तय की। साथ ही यह युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है कभी कभार। देखिए, जो PY की सीरीज जो हम चला रहे हैं ये आपके लिए इसलिए चला रहे हैं कि आप सभी लोगों को पता चल सके कि आयोगों का पैटर्न क्या है। देखिए, ये जो पेपर है ये तो आपका UKPSC का द्वारा है, और UKPSC के द्वारा देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं जो काफ़ी फैक्ट से भरे होते हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यही पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और इसके साथ ये पेपर लाने का एक ही उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को अन्य चीज़ों का भी आप सभी लोगों को रिवीजन करा सकूँ, ताकि आप सभी लोग एक प्रश्न के साथ 10 प्रश्न कैसे बनते हैं उनको सीख सकें।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर आपका राजस्थान, ठीक है, अजमेर राजस्थान में इसका स्थित है। देखिए जो इस मस्जिद को सिर्फ 60 घंटे अर्थात 2.5 दिन में तैयार किया गया था, और इस कारण ही इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया था। ये जो निर्माण हुआ था 60 घंटे के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, देखिए जो आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण 1199 ईस्वी में दिल्ली के प्रथम जो मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण। कई बार ये भी पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन के जो झोपड़ा है उसका निर्माण किस मुस्लिम शासक के द्वारा किया गया था, तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी काफ़ी है। देखिए बाबर ने जो अपनी आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर की जो अगर आत्मकथा भी पूछी जाती कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या था, तो उनकी आत्मकथा का नाम था तुजुक-ए-बाबरी। देखिए जो बाबर है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक-ए-बाबरी, जो मैंने अभी आपको बताया, और इसे ही बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो आपकी बाबरनामा है यह आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि बाबर की मातृभाषा थी, तुर्की भाषा। कई बार ये भी पूछा है कि बाबर की मातृभाषा कौन सी थी, तो बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की भाषा थी। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट नरेश ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जो आपका कृष्ण प्रथम है इन्होंने द्वारा ही आपका कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। देखिए जो आपका कैलाश मंदिर है इसको कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। और जो आपके यहाँ पे एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका महाराष्ट्र ऑप्शन इसको राइट हो जाएगा कि कहाँ पे स्थित, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और साथ ही साथ ये जो आपका एलोरा का कैलाश मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, ये बना हुआ आपका द्रविड़ शैली में। द्रविड़ जो शैली है इसका एक हिंदू मंदिर है, और साथ ही साथ ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए काफ़ी प्रचलित है आपका ये एलोरा का कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए किस विजय के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, दक्कन विजय के बाद। देखिए दक्कन विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने खुर्रम को यह उपाधि 1617 में दक्षिण भारत जब दक्कन में इनको शानदार सैन्य सफलता मिली उसके उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान करी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का दक्कन विजय हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा आज की जो सीरीज चलाई जा रही है उसके सभी क्वेश्चंस आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन के साथ उनके साथ साथ अलग अलग फैक्ट भी आपको लोगों को बताऊँ, और आप लोगों को जितना हो सके उतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन मैं आप सभी लोगों को दूँ। तो देखिए आज की अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट के साथ ही हाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को अगर पसंद आ रही तो हाइप भी कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोगों ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में सन्निधाता प्रभारी था कौन था, ये आपको बताना है। कोषागार था या अश्वारोही सैनी था, भंडार गृह था या ग्रामीण प्रशासन था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा 90 का, कि मौर्य जो प्रशासन में सन्निधाता जो प्रभारी होता था वो कोषागार का अधिकारी होता था। ठीक है, प्रभारी होता था। देखिए मौर्य जो प्रशासन है उसमें सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडारगृह का प्रमुख कोषाध्यक्ष होता था। इसका जो मुख्य कार्य होता था साम्राज्य की आय हो गया, व्यय है, इसका लेखा जोखा रखना, राजकोष को सुरक्षित रखा, ये इसका कार्य होता था मौर्य प्रशासन में कोषागार का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा अगर जिनको नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका बंगाल में तत्वबोधिनी सभा स्थापित करी थी, किसने स्थापित करी थी तत्वबोधिनी सभा, ये आपने बताना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए आपका
बंगाल में जो तत्वबोधिनी सभा है उसकी जो स्थापना करी वो करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। ये सन भी याद रख लीजिएगा 1839 में, ठीक है 1839 में 6 अक्टूबर 1839 पूरी डेट ही है। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ ने तत्व रंजनी सभा की स्थापना की, जिसका नाम आगे बदल के तत्वबोधिनी सभा कर दिया था। पहले इसका नाम था तत्व रंजनी, तत्वबोधिनी का पहला नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये था आपका तत्व रंजनी, ठीक है। ये सबसे पहले तत्व रंजनी की स्थापना करी थी, डेट है आपके 6 अक्टूबर 1839, ठीक है। 6 अक्टूबर 1839 को सबसे पहले देवेंद्रनाथ ने तत्व रंजनी सभा की स्थापना करी और जिसका नाम आगे बदल के क्या हो गया, तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। देखिए जो सभा थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था का वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानववादी रूप को बढ़ावा देना। ये जो आपका तत्वबोधिनी सभा था ये इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का निम्न में से किससे संबंध नहीं है? आपको ये बताना है, सेवाओं का वर्गीकरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण या फिर सेवाओं का वर्गीकरण तथा प्रशिक्षण दोनों। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग है इसका संबंध सेवाओं का वर्गीकरण और प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण दोनों नहीं है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्न में से किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? ये आपको बताना है किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। अब इसमें सबसे पहले सोचने वाली बात है, इसमें बात चल रही है जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश, जो जिले के न्यायाधीश होंगे और सत्र के न्यायाधीश होंगे ये आपके जिस भी राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत होंगे उसके आपके नियंत्रण में कार्य करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका देखिए, भारत में राज्य विधान परिषद को निम्न में से कौन समाप्त कर सकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि भारत में राज्य की जो विधान परिषदें हैं उनमें से इनको समाप्त कौन कर सकता है? ये आपको बता, संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है या विधानसभा कर सकता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद को अधिकार होता है भारत में राज्य विधान परिषद को संसद ही समाप्त कर सकती है। देखिए इसके कुछ पॉइंट है कि किसी राज्य की विधान परिषद को संबंधित राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाया और समाप्त किया जाता है। किसकी सिफारिशों पर? राज्य की विधानसभा की सिफारिशों पर, ठीक है। विधानसभा अगर सिफारिश करेगी तब जाके आपका विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और उसको समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन उसका पूर्ण अधिकार किसको होगा? वो होगा आपका संसद को। लेकिन राज्य की जो विधानसभा है वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है। देखिए विधान जो परिषद है उसका आकार विधानसभा की जो सदस्यता है उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए विधानसभा की सदस्यता 1/3 है उससे अधिक आपकी विधान परिषद का आकार नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। विधान परिषद देखिए किसी राज्य का ऊपरी सदन होता है, सबसे पहले सबसे ऊपर हो गया विधान परिषद, फिर विधानसभा, जैसे आपका संसद में लोकसभा सबसे ऊपर, राज्यसभा, फिर लोकसभा, इस तरीके से होता है। इसी तरीके से यहाँ पे सबसे ऊपर होता है विधान परिषद, उसके नीचे होता है विधानसभा, ठीक है। देखिए विधान जो परिषद होता है एक स्थायी निकाय होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और अगर बनाया और समाप्त सिर्फ विधान सभा की सिफारिशों पे बनाया या फिर उसको ख़त्म किया जा सकता है। देखिए जो आपका एक विधान जो परिषद है केवल 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हर 2 साल में विधान परिषद की बात चल रही है कि हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बाकी बात करें तो विधान परिषदों का कार्यकाल का भी पूछ लिया जाता है, तो विधान परिषद के जो प्रत्येक सदस्य होता है उसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अभी अब के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। सबसे पहले इन राज्यों को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार देखा यह गया है कि इन राज्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं। बताइए कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका बिहार, तीसरा आपका कर्नाटका, चौथा आपका महाराष्ट्र, पांचवा आपका उत्तर प्रदेश, छठा आपका तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों को, जिनको पता नहीं इन 6 राज्यों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन से तो उस एग्जामिनेशन में आप उसका राइट आंसर सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए,
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाए? जैसे बात चली लोकसभा में, अगर मान लीजिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करना हो तो कितने सांसदों का समर्थन आवश्यकता होती है ताकि जो वहाँ का अध्यक्ष है यानी लोकसभा अध्यक्ष है उसको स्वीकार किए करें, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 50। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य निम्न में से कौन करता है, ये आपको बताना है। चयन, नियुक्ति, प्रमाणीकरण या स्थापन। तो देखिए जो आपका इसमें अंतिम जो कार्य होता है वो प्रमाणीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्न में से किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। अखिल भारतीय सेवाएं, याद रखिएगा यहाँ पे बात चल रही है आपकी अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्न ये जो है इनमें से किसको माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। देखिए अगर जो आपका सरदार पटेल हैं इनके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे थे सरदार पटेल, ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया था वो क्या था, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद हो रहा होगा, उम्मीद में पूरी ये करके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके, देखिए संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया, आपको सन बताना है कि बताइए कि संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक जो है आपका कब पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर है आपका 1968। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए राज्य में निम्न में से किस सूची पर कानून नहीं बन सकता है, या फिर संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर संघ सूची, संघ सूची में देखिए कानून नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। जो लोकसभा नवनिर्वाचित होकर मंत्रीगण जाते हैं तो उनकी पहली बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, ये आपको बताना है। क्योंकि उस टाइम तो लोकसभा का अध्यक्ष चुना नहीं होता है, वो तो जब लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है उसके बाद तो जो भी बैठक करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा उसकी अध्यक्षता। लेकिन जब अध्यक्ष ही नहीं चुना है तो उससे पहले कौन करेगा उसकी अध्यक्षता, ये आपको बताना है। तो ये होगा प्रोटेम स्पीकर करता है लोकसभा की पहली जो बैठक है उसकी अध्यक्षता। अगला है आपका, देखिए मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352 के 3 में आपका ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में किसमें निम्नतम लिंगानुपात है, ये आपको सबसे निम्नतम की बात चल रही है। आपकी जो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे निम्नतम लिंगानुपात किस राज्य का है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को, जितने भी मैं यहाँ पे अभी तक आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं तो वे सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो रहे होंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सभी सामने लेके आया हूँ उनके साथ ही साथ आप सभी लोगों को अन्य जो की पॉइंट हैं वो भी बताता चलूँ ताकि आपके आगामी जो भी पेपर है उसमें वो की पॉइंट आपका आ सके, आपके काम आ सके। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए संघीय बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन पर कितना धन आवंटन किया गया था। जल जीवन मिशन काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था आपका केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन। तो संघीय बजट जो 2022-23 में जल जीवन मिशन पर कितना धन आवंटित किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ का जो धन है वो आवंटित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए किस संस्थान के द्वारा भारत सरकार खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है, ये आपको बताना है। सबसे पहले ओएनजीसी के द्वारा, ऑप्शन बी आईडीबीआई के द्वारा, ऑप्शन सी एफसीआई के द्वारा, ऑप्शन डी एनएमटीसी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईएफसी के द्वारा। देखिए एफसीआई के द्वारा, आईएफसी बार बार ध्यान में आ रहा है, एफसीआई के द्वारा।
एफसीआई का जो फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए जो एफसीआई है उसके द्वारा भारत सरकार खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडार बनाए रखने का जिम्मा एफसीआई को दिया गया है। एफसीआई की स्थापना की बात करें तो एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, 1965 में एफसीआई की स्थापना करी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? खाद्य निगम अधिनियम, जो आया था आपका 1964 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि खाद्य निगम जो अधिनियम है 1964 में आया, जिसके तहत 1965 में आपकी एफसीआई की स्थापना करी गई थी। ठीक है, देखिए जो एफसीआई है यह केंद्र सरकार की प्रमुख नोडल एजेंसी है और यह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको आप एमएसपी भी कह देते हैं, एमएसपी का फुल फॉर्म कई बार पूछ भी जाता है एमएसपी। ठीक है, जो आपका है एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, भारत में एशिया का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात की है। देखिए जो आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये ऑप्शन नंबर सी कांडला में आपका स्थापित हुई है। ठीक है, देखिए जो आपका भारत में एशिया का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला किस राज्य में है? आपका गुजरात। गुजरात राज्य में आपका कांडला स्थित है, जहाँ पर एशिया का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित है। और एशिया का जो पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो गुजरात में स्थापित किया गया था, और कब स्थापित किया था? यह था आपका 1965 में। निर्यात जो आपका निर्यात में प्रसंस्करण होता है उसके क्षेत्र के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था 1965 में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, भारत में नया ठोस कचरा प्रबंधन नियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2016। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, किसान क्रेडिट योजना, किसान जो क्रेडिट योजना है इसको किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये आपको बताना है। जो आपका किसान क्रेडिट योजना है वो उसको किया गया था 1998 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका किसानों को खेती की ज़रूरतों, जैसे आपका पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, और इन जो भी व्यवसाय है खेती से संबंधित उस व्यवसाय में सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना किसान क्रेडिट योजना का आपका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए सेंसस चल रहा है, जनगणना का कार्य अभी भी चल रहा है। हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होता है ये होगा आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, 31 दिसंबर 2021 को भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण कितना था? ये आपको बताना है। तो ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे पेपर होता है, तो 634 बिलियन US डॉलर था उस टाइम पे आपका विदेशी मुद्रा भंडार। तो अभी वर्तमान में कितना विदेशी मुद्रा भंडार है? अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वो भी कमेंट करिएगा, मैं आपको सही आंसर लिख के दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? ये आपसे पूछा है, क्योंकि देखिए जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका 382। अगला है आपका, देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत के किस शहर की हवा वर्ष 2021 में सबसे अधिक स्वच्छ थी? ये आपको बताना है। उत्तराखंड में हरिद्वार, कर्नाटक में गडक, महाराष्ट्र में अमरावती, या फिर मध्य प्रदेश में इंदौर, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये कर्नाटक में गडक जो एक शहर है वहाँ की जो हवा है सबसे स्वच्छ मानी गई थी वर्ष 2021 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किस तरीके से क्या है? ये आपके स्टेटमेंट दिए हैं, ये स्टेटमेंट सवाल भी आते हैं। कश्मीर घाटी है क्या है? अंडाकार बेसिन जो 140 किलोमीटर लंबा तथा 40 किलोमीटर चौड़ा है। अगला ऑप्शन है लंबा बेसिन जो 130 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा है। अनियमित बेसिन जो 100 किलोमीटर लंबा तथा 70 किलोमीटर चौड़ा है। या फिर लंबा क्षेत्र जो 200 किलोमीटर लंबाई में है। ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाकार बेसिन जो 140 किलोमीटर लंबा तथा 40 किलोमीटर चौड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, छठा सामूहिक विलोपन, जिसे एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है,
हुआ है, क्या हुआ है, ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है, मानव जनित क्रियाकलापों से हुआ है, या बाढ़ से हुआ है, या भूकंप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका मानव जनित क्रियाकलापों से हुआ है, आपका एंथ्रोपोसेन एक्सटिंक्शन। ठीक है, छठा सामूहिक विलोपन जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत अवस्थित है, या किस कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये है आपका समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए वायुमंडल में समताप जो मंडल है उसमें ओजोन परत स्थित है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग बात करें 15 से 30 किलोमीटर, 15 से लेके 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है, और यह सूर्य की हानिकारक जो आपकी परावैंगनिक जो किरणें होती है, यूवी रेज, इसको अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है। वो जो सूर्य से डायरेक्ट जो आपकी परावैंगनिक किरणें आती हैं वो यहाँ धरती तक नहीं पहुँच पाती है। बात करते हैं इससे जो हमारा इससे पहले जो क्वेश्चन था 27वां क्वेश्चन, अभी मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग का अध्यक्ष है, इसमें मैंने जो आपको बताया अभी प्रधानमंत्री होता है। देखिए जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और इसको 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भी किया गया था। मैं ये गठन कब हुआ था ये बताना भूल गया था, अभी अचानक से याद आया तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो आपका राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का, ये बार ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया। तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 11 मई 2000 को। ठीक है, 11 मई 2000 को किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जनसंख्या नीति को सुनिश्चित करना था, जनसंख्या आयोग का मुख्य उद्देश्य। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मृदा में घुलनशील लवणों का अत्यधिक एकत्रीकरण क्या कहलाता है। जब मृदा में घुलनशील जो लवण है वो अत्यधिक एकत्र हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है लवणता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अम्लैंड शब्द का अभिप्राय क्या होता है। अम्लैंड काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन नंबर है नगर का हृदय, ऑप्शन बी सैटेलाइट नगर, ऑप्शन सी है नगर के चारों ओर का क्षेत्र, ऑप्शन डी है नगर का आवासीय क्षेत्र। तो इसका अम्लैंड जो है शब्द, इसका अर्थ होता है नगर के चारों ओर का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अम्लैंड है वो भूगोल में इसे किसी शहर का प्रभाव क्षेत्र कहा जा सकता है। देखिए यह क्षेत्र चारों ओर का वह निकटतम या फिर ग्रामीण उपनगरीय क्षेत्र होता है जो सामाजिक आर्थिक, जैसे कि दूध हो गया, आर्थिक में दूध सब्जी की आपूर्ति होगी, दैनिक मजदूरी होगी, व्यापार, और राजनीतिक रूप से इसे सीधा जो होता है इसका मुख्य शहर पर निर्भर करता है। तो ये होता है आपका अम्लैंड, नगर के चारों ओर का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए रूस तथा यूक्रेन के बीच युद्ध कब हुआ था। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे था, उस टाइम पे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा था ये युद्ध। तो ये हुआ था आपका 24 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है कि देखिए जब 18 सेंटीमीटर व्यास के गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। इसको आप निकाल लीजिएगा, 972 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए वायु में ध्वनि निम्नलिखित रूप से गमन करती है, किस तरीके से करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में करती है, या अनुपस्थित तरंगों के रूप में करती है, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में करती है, किसी भी रूप में करती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में वायु में जो ध्वनि है वो गमन करती है अनुदैर्घ्य तरंगों में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए चंदेरी शहर स्थित है, कहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है आपका, या फिर मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, उत्तराखंड में है। तो देखिए जो आपका चंदेरी शहर है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है वो आपका पश्चिमी घाट में पाई जाती है, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, याद रखिए राज्य के लोक सेवा आयोग की बात चल रही है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जो राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। देखिए विडाल जो परीक्षण होता है वो टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। आप देखेंगे जो विडाल टेस्ट है टाइफाइड के लिए किया जाता है। अब बरसात के दिन आ गए हैं और दूषित पानी पीने से
देखिए टाइफाइड रोग होता है, और इस टाइफाइड रोग की पहचान के लिए डॉक्टर विडॉल टेस्ट करवाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए ये कहा जाता है आपका राजेंद्र सिंह को। भारत का वाटरमैन आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, तो डॉक्टर जो राजेंद्र सिंह थे ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और जल संरक्षणवादी थे हैं। इन्हें देखिए राजस्थान के अलवर और आसपास के जो सूखे इलाके हैं उसमें पारंपरिक जल संचयन विधियां और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से नदियों को पुनर्जीवित करने और उसमें भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान के अंतर्गत ये बहुत सारी चीज़ें करी गई थी, और इनके द्वारा देखिए एक संस्था की स्थापना भी करी गई थी आपका डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा। ये थी आपके तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ हो सकता है, पूछा जा सकता है कि तरुण भारत संघ की स्थापना संस्था जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो इसकी स्थापना करी गई थी राजेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, देखिए मैंने पूरी कोशिश करी है आप सभी लोगों को कि एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं, ताकि आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1985 में राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए गए थे। 1985 की बात चली है। 1985 में जो आपके राष्ट्रीय खेल थे वो नई दिल्ली में आयोजित करे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 mm 18 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना है, तो ये आप एक बार निकाल लीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं आपके लिए रीजनिंग की एक सेपरेट क्लास ले आऊँगा, तो इसका राइट आंसर 6.67 है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है, ये पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है। देखिए बांग्लादेश में आपका कबड्डी खेला जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत द्वारा अगला क्वेश्चन है आपका, भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल कौन सी है, ये आपको बताना है। जिसके पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल जिसका परीक्षण भारत के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर है मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो विश्व साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए जो आपका रंगास्वामी कप है ये आपका हॉकी खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है आपकी सारटोरियस मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी आपकी यहाँ पे मांसपेशी होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए आहार का ऊर्जा मूल्य किस ऊर्जा के माप में मापा जाता है। आहार का जो ऊर्जा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ये आपके यहाँ पे 51 क्वेश्चन हो गए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की जो क्लास है वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आज की जो क्लास थी वो प्रॉपर PYQ बेस्ड थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत जल्दी हम हिंदी क्लास भी आपसे लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपसे लोगों को बहुत सारे MCQs प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपसे लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।